नमस्कार दोस्तों। मुग्धा का बदन बुखार से तप रहा था। ऊपर से रसोई की जिम्मेदारी, किसी तरह सब्जी चलाई जा रही थी। तभी उसका देवर राज कहाँ पानी पीने आया। उसने मुग्धा के हाव भाव देखे तो उसे के माथे पर हाथ रखा और बोला, भाभी आपको तो बहुत तेज बुखार है। हाँ, मुग्धा ने कमजोरी में आवाज में कहा। सुबह कुछ नहीं था, दोपहर से अचानक भैया को बताया। नहीं, वे तो परसों आने ही वाले हैं। ऐसे भी बेकार परेशान हो गए। आज तो रात हो ही गई है, बस कल की बात है। अरे लेकिन राज की फिक्र कम नहीं हुई थी, मगर मुग्धा ने उसे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, मामूली बुखारी तो है। तुम जाकर पढ़ाई करो, खाना बनते बुला लूंगी। खाना बनाते ही बुला दूंगी। मुग्धा की नकल उतार कर चिढ़ाते हुए राज ने उसे के हाथ से बेलन छीना और बोला, लाइए मैं बना लेता हूँ, आप जाकर आराम कीजिए। ना लेट गई तो मैं और बीमार हो जाऊंगा। मुग्धा बैठने वालियों में से न थी। वह बोली हम दोनों मिलकर बना लेते हैं। और वे दोनों फिर मिलकर खाना बनाने लगे। मुग्धा का पति विनय कंपनी के किसी काम से 3 दिन के लिए बाहर गया था। वो कर्मचारी तो कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बॉस का भरोसेमंद था। सो किसी भी काम के लिए वे इसे ही भेजते थे। मुग्धा का 21 साल का देवर राज प्रगोतिया परीक्षा की तैयारी कर रहा था। विनय जैसा प्यार करने वाला पति पाकर मुग्धा की भी खुश रहती थी। कुछ पति की तनख्वाह और कुछ वह खुद जो निजी स्कूल में पढ़ा थी, दोनों से मिलकर घर का सारा खर्चा अच्छे से निकल जाता। सास ससुर गांव में रहते थे। देवराज अपनी पढ़ाई के चलते उन्हीं के साथ रहता था। जिंदगी में कभी कमी नहीं थी, तो बस यही कि खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के 10 साल के बाद भी उसके कोई औलाद नहीं था। अब मुग्धा 35 की हो चुकी थी। अपने हम उम्र बाकी टीचरों को उनके बच्चों के साथ देखती तो न चाहते हुए भी उसे रोना आ ही जाता। वह अपने डायरी के पन्ने इसी पीड़ा से रंगती जाती। रोटियां बन चुकी थी। राज ने उसे कुर्सी पर बैठने को बोला और सामान समेटना लगा। मुग्धा ने सिर पीछे की ओर टिकिया और आंखें बंद कर ली। वातावरण एकदम शांत था। तभी कहाँ वही तूफान फिर से गरजने लगा, जिसका शोर मुग्धा आज तक नहीं भाप पाई थी। राज की गर्दन धीरे से मुग्धा की ओर घूम चुकी थी। वह कनखिया से मुग्धा की फिटिंग वाली समीज में कैद उसके उभारों को देखने लगा। मुग्धा की सांसों के साथ जैसे जैसे वे ऊपर नीचे होती, वैसे वैसे राज के अंदर का शैतान जागता जाता। हो गया सब काम। बर्तन की आवाज बंद जानकर मुग्धा ने अचानक से पूछते हुए अपनी आंखों खोल दी। राज अब कहा गया और बोला, हाँ भाभी, बस हो ही गया है। कहकर राज ने जल्दी बाकी काम निपटा आया और खाने की चीजों को उठाकर मेज पर ले गया। मुग्धा ने मुश्किल से 2 रोटियां खाई, वह भी राज की जिद पर। वह जबरदस्ती सब्जी उनके प्लेट में डाल दे रहा था। खाने के बाद मुग्धा सोने जाने लगी तो राज बोला, भाभी 15 मिनट के लिए आगे वाले कमरे में बैठिए ना, मैं आपके लिए दवा ले आता हूँ। अरे नहीं, रात भर में उतर जाएगा। मुग्धा ने मना किया, लेकिन राज कहाँ मानने वाला था। मैं पास के केमिस्ट से ही दवा लेकर आ रहा हूँ भाभी। आप जहाँ से आप मंगाती है ना, हमेशा दरवाजा बंद कर कीजिए, मैं अभी आया। कहता हुआ वो निकल गया। मुग्धा के दरवाजा बंद कर दिया और सोफे पर पैर कर बैठ गई। राजा ने तय कर लिया था कि आज वो अपने मन की करके ही रहेगा। इस बीच केमिस्ट की दुकान आ गई। क्या बात है राजा बाबू? केमिस्ट ने राज को खोया सा देखा तो पूछा। राज का ध्यान वापस दुकान पर आया। दवा चाहिए थी, उसने जवाब दिया। अबे तो कहाँ
यहाँ कहाँ मिठाई मिलती है? केमिस्ट उसे छेड़ते हुए बोला। वह उसका पुराना दोस्त था। राज मुस्कुरा उठा और बोला, अरे जल्दी देना, जल्दी देना। बड़बड़ाते हुए केमिस्ट ने हैरत से उसकी ओर देखा। कौन सी दवा चाहिए ये तो बता। राज ने को याद आया कि उसने तो सचमुच कोई दवा मांगी ही नहीं है। इसने ऐसे ही बोल दिया, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बुखार है, जरा नींद की गोली देना। नींद की गोली बुखार के लिए? सोचते हुए केमिस्ट ने उसे देखा। वह खुद भी मुग्धा के हुस्न का दीवाना था। हमेशा उसके बारे में चटकारे लेते कर बातें किया करता था। उसने राज के मन की बात ताड़ ली। ऐसे ही बातों का उसे बहुत अनुभव जो था। उसने नींद की गोलियां के साथ बुखार की भी दवा दे दी। राजा ने लिफाफे जेब में रखा और तेजी से वापस चलने को हुआ कि तभी केमिस्ट चिल्लाया, अरे भाई बुरा तो सुन ले। राज को अपनी गलती का एहसास हुआ। काउंटर पर आया। केमिस्ट ने उसे डोज बताई और आंख भरते हुए बोला, यह नींद वाली एक से ज्यादा मत लेना, टाइट चीज है। अबे क्या बकवास कर रहा है? राज ने मन का डर उसकी जबान से बोल पड़ा। उसकी तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली हालत हो गई। वह जाने लगा। केमिस्ट पीछे कर रहा था, अगली बार हमको भी याद रखना दोस्त। राज ने उसे अनसुना करता हुआ आगे बढ़ गया। घर लौटने पर डोल बेस बजाते ही मुग्धा ने दरवाजा खोल दिया और बोली, यही बैठी थी लगातार। छी भाभी, आइए अंदर चलिए। राजा ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। मुग्धा अपने कमरे में आकर लेट गई। राजा ने उसे पहले बुखार की दवा दी। मुग्धा दवा लेकर सोने के लिए लेटने लगी तो राज उसे रोका। भाभी अभी एक दवा बाकी है। कितनी सारे ले आया भैया? मुग्धा ने थकी आवाज में बोला और बाम लेकर माथे पर लगाने लगी। भाभी लीजिए, मैं लगा देता हूँ, कहकर राज ने उससे बाम की डिब्बी ले ली और उसके माथे पर मलहम लगाने लगा। थोड़ी देर बाद मुग्धा को नींद वाली गोली भी खिला दी और लेटा दिया। राज उसका माथा दबाता रहा। थोड़ी देर बाद उसने पुष्टि करने के लिए मुग्धा को आवाज दी, भाभी सो गई क्या? कोई जवाब नहीं मिला। राज ने उसके चेहरे को हिला डुला कर भी देख लिया। कोई प्रतिक्रिया न पाने पर वह समझ गया कि रास्ता साफ हो चुका है। राज की कनपड़ियों में खून तेजी से दौड़ने लगा। वह बत्ती जलती ही छोड़ मुग्धा के ऊपर आ गया। मर्यादा के वातावरण प्याज के छिलकों की तरह उतरते चले गए। कमरे में आए भूचाल से मेज पर रखी विनय मुग्ध की तस्वीर गिरकर टूट गई। सब कुछ शांत होने पर राज थककर चूर चूर होकर मुग्धा के बगल में लेट गया। बस अब बुखार उतर जाए भाभी जी, इतना पसीना जो निकलवा दिया मैंने आपका। राज बेशर्मी से बड़बड़ाता और मुग्धा की कुछ तस्वीर खींचने के बाद उसे कपड़े पहना दिए। मुग्धा अब तक धीमे धीमे करहा रही थी। राज पलंग से उतरा, खुद भी कपड़े पहनने लगा। तभी उसकी नजर आधी खुली दराज पर गई। बोल से मुग्धा ने अपनी डायरी उसमें छोड़ दी थी। राज ने उसे निकाला और कपड़े पहनते पहनते उसके पन्ने पलटने लगा। अचानक एक पेज आकर उसकी आंखों में अटक गई। वह अभी अपने कमीज से सारे बटन भी बंद नहीं कर पाया था, लेकिन उसको इस बात की परवाह नहीं रही। वह अपलंग उस पन्ने के पीछे शब्दों को पढ़ने लगा। उसमें मुग्धा ने लिखा था, बस अब बहुत रो लिया, बहुत दुख मना लिया औलाद के लिए। मेरा बेटा मेरे पास है और मैं उसे पहचान ही नहीं पाई। जब से मैं यहाँ आयूं उसे बच्चे के रूप में देखा था। आज अपने कोख से बच्चे के लिए इतना चिंता क्यों? मैं बहुत ही जल्दी राज को कानूनी रूप से गोद लूंगी। राज का आंखों के आगे अंधारे छाने लगे। वह सिर पकड़कर वहीं बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। फिर भागकर मुग्धा के पैर को पकड़कर अपना माथा उससे रगड़ते हुए
रोने लगा। भाभी मुझे माफ कर दो, ये क्या हो गया मुझसे। अचानक राज का ध्यान मुग्धा के बिखरे बाल पर गया। उसने जल्दी से जमीन पर गिरी उसके हेयर क्लिप उठाई और मुग्धा के सिर अपने गोद में रखकर बालों को संवारने लगा। वह किसी मशीन की तरह सब कुछ कर रहा था। हेयर क्लिप अच्छे से उसके बालों पर लगाकर रात उठा और घर से निकल गया। अगली सुबह तकरीबन 8 बजे मुग्धा की आंखें खुली। उसका सिर अभी भी भारी था। घर में भीड़ लग चुकी थी। एक आदमी ने आखिरकार बोल ही दिया, देवर भाभी के रिश्ते पर भरोसा इतना करना इतना ही पागलपन है। मुग्धा के सिर में जैसे करंट लगा। वह सबलिया नजर से उसने देखने लगे। तब इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर ने प्रवेश किया और बताया, आपके देवराज की लाश पास वाली नदी से मिली है। उसने रात को खुदकुशी कर ली। मुग्धा का कलेजा मुंह को आने लगा। वह हबड़ाकर पलंग से उठी लेकिन लड़खड़ा कर गिर गई। एक महिला सिपाही ने राज के मोबाइल फोन में कैद मुग्धा की कल वाली तस्वीरें उसे दिखाई और कड़क कर पूछा, कल रंगलिया मनाते ऐसा क्या कह दिया लड़के से तूने जो उसने अपनी जान दे दी। तस्वीर देखकर मुग्धा हैरान रह गई। अपनी शारीरिक हालत से उसे ऐसी ही किसी घटना का शक तो हो रहा था, लेकिन दिल अब तक मानने को तैयार नहीं था। वह फुट फुट कर रोने लगी। इंस्पेक्टर ने उस महिला सिपाही को अभी कुछ न पूछने का इशारा किया और बाकी औपचारिकता पूरी कर वहां से चला गया। धीरे धीरे औरतों की भीड़ भी छटती गई। विनय का फोन आया कि वह आ रहा है, घबराए नहीं, लेकिन मुग्धा बस सुनती रही। उसकी सुनी आंखों के सामने राज का बचपन चल रहा था जब वह नई नई इस घर में आई थी। दोपहर तक विनय लौट आया। भागते हुए मुग्धा के पास कमरे में पहुंचा। वह जड़बत अभी भी पलंग पर बैठी शून्य में ताक रही थी। विनय ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन मुग्धा का शरीर एक और ढुलक गया। मुग्धा चिक्ता हुआ विनय उसे झर जोर कर रहा था, पर मुग्धा कभी न जागने वाली नींद में सो चुकी थी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, परिजनों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।